हेलो एवरीवन। यूपी टेट के एग्जाम की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। यूपी टेट के एग्जाम की सिविक्स वाला पोर्शन आपका चल रहा है नागरिक शास्त्र। इसमें ऑलरेडी मैं आपको काफी सारे चैप्टर्स करा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से आप उनको देख सकते हैं। इससे पहले मैं आपको करा चुकी हूँ व्यवस्थापिका के बारे में, कार्यपालिका के बारे में कि कानून किस तरीके से बनता है, बिल कैसे पारित होते हैं, उसके बाद कानून लागू कैसे होते हैं, वो हमने कार्यपालिका में पढ़ लिया था, समझ लिया था। आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका का अर्थ ही होता है कानूनों का पालन कराना। कानूनों का पालन कराना के जो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं वो आपको फॉलो करने ही करने हैं। तो आज हम इस चैप्टर को डिटेल में समझेंगे। उसके बाद जो आपका ये वाला पोर्शन है न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इससे पहले मैं आपको यातायात के नियम और संविधान के बारे में भी बहुत डिटेल में करा चुकी हूँ। तो ये सारी वीडियोस आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी। अगर आप सीरियस हैं अपने एग्जाम के लिए तो जरूर से देखिएगा। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं न्याय की, तो न्याय क्या होता है? कोर्ट कचहरी हो गया। आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई कचहरी में इतने मुकदमे चल रहे हैं, इसका केस चल रहा है। ये सारी चीजें क्या हैं, ये सब हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। ये इन्होंने एक स्टोरी दी हुई है जिसके बारे में बताया हुआ कि किस तरीके से कल्लू राम और परशुराम का झगड़ा हो जाता है दोनों के खेत के ऊपर। अब ये दोनों के खेत है, दोनों के खेत बराबर में मिले हुए हैं। अब वो क्या करता है, इसकी मुडेर को अपने खेत में मिला लेता है। मतलब इस खेत को इधर कर लेता है तो इसका जो खेत होता है वो बड़ा हो जाता है। इस तरीके से अब अगले दिन जब वो देखता है कि भाई उसकी मेड़ तो खिसकी हुई है, तो वो उसको फिर रात में जाके उसको ठीक कर देता है। तो उसका जो हल होता है बिजली के खंभों के आगे तक चलता था ये, लेकिन उसके क्या हो जाता है कि जो उसने मेड़ है वो लगता है कि उसने वो उसकी मेड़ खिसकाई है। उसको पता चल जाता है कि भाई इसने मेरी मेड़ खिसका दी। अब वो क्या करता है, रात में अपने भाई काची और उसके बेटे रेवा के साथ खेत पर जाता है और रातों रात अपनी मेड़ को खोद कर वापस वहीं कर देता है जहाँ पे वो पहले थी, कल्लू। अब परसू को जब ये बात पता चलती है तो वो लाठी लेकर कल्लू के यहाँ पर जा पहुंचता है और उन दोनों के बीच झगड़ा मारपीट होने लगती है। गांव का चौकीदार भी वहां आता है, दोनों के बीच बचाव किया जाता है। बाद में ये क्या होता है, कोटवाल ले जाते हैं, मतलब वहाँ पुलिस के थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिए वहां पर ये लोग चले जाते हैं। अब जब वहां पर रिपोर्ट लिखवाई जाती है, पूरा प्रोसेस आप यहाँ पर समझेंगे कि अगर कोई झगड़ा हो गया तो किस तरीके से रिपोर्ट लिखी जाएगी और किस तरीके से वो केस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। अब जैसे अब इन्होंने क्या ना था, एक दूसरे के अगेंस्ट में रिपोर्ट लिखवानी थी। वो कोरे कागज पर रिपोर्ट लिखी जाती है, मौके की पहली रिपोर्ट, मतलब एफआईआर। एफआईआर की फुल फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब रेवा उस पर हस्ताक्षर करके दरोगा से कहता है, कहा कि आप रजिस्टर में रिपोर्ट दर्ज कीजिए और एक कॉपी उसकी हमें भी दीजिएगा। तो दरोगा कहता है कि जब थानेदार साहब आएंगे तो हम रजिस्टर में लिख लेंगे। अब वो वहीं पर रुके रहे। जब थोड़ी देर बाद थानेदार साहब आए तो उन्होंने रजिस्टर में रिपोर्ट दर्ज करवाई। कल्लू जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने क्या करा, उसकी एक अपनी फोटोकॉपी मांगी कि जो आपने रिपोर्ट लिखी है वो हमें भी तो दो। तो अब उसने एक रिपोर्ट की फोटोकॉपी ले ली और गाँव के लिए वो लोग निकल गए। एफआईआर की अगर हम बात करते हैं तो एफआईआर कोई भी दर्ज करा सकता है यदि वो पढ़ा लिखा है, और स्वयं लिखकर हस्ताक्षर करके एफआईआर दिया भी जा सकता है। आप कोरे कागज पे अपनी एफआईआर लिखिए, उसके बाद उसके ऊपर सिग्नेचर करिए और वो आप वहां पर पुलिस स्टेशन में आप दे सकते हैं। या अगर आप बोल कर भी बता सकते हैं तो थानेदार आपकी बात सुनकर, लिखकर वो आपसे उस पे सिग्नेचर भी करा देगा। अब उसमें आपको क्या-क्या लिखना होता है, अपराध क्या हुआ है वो, अपराधी का नाम, जगह का नाम, अपराध का समय, ये सारी चीजें वहां पर लिखी जाती है। और गवाहों के नाम भी एफआईआर में होने चाहिए कि भाई हाँ ये अपराध इन्होंने होते हुए देखा है। इसी के आधार पर जो जुर्म का ब्यौरा हो गया, जैसे कि रजिस्टर, स्टेशन हाउस रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए और उसकी आपको एक फोटोकॉपी भी निःशुल्क में मिलनी चाहिए। यदि कोई थानेदार एफआईआर दर्ज नहीं करता है, रिपोर्ट देने वाले के सीधे पुलिस अध्यक्ष या मजिस्ट्रेट के पास वो फिर रिपोर्ट उसकी करा सकता है, या डाक से भी वो रिपोर्ट वहां पर भेज सकता है कि देखो यहाँ का जो थानेदार है वो मेरी रिपोर्ट नहीं लिख रहा। अब जुर्म की छानबीन की बात आती है। अब एफआईआर के आधार पर जो थानेदार होता है दरोगा से छानबीन करने को कहता है कि उस दिन दोपहर को कल्लू के गांव में वो पहुंचता है। वो उसकी चोट देखता है कि हाँ भाई इसके साथ मार पिटाई हुई है, काफी गंभीर है ये। पड़ोसियों से भी पूछताछ करता है, उनसे भी जानकारी लेता है और उसको यकीन हो जाता है कि कल्लू के साथ मारपीट करी गई है, उसके को गंभीर चोट पहुंचाई गई है। अब वो क्या करता है, गंभीर चोट पहुंचाने के इस जुर्म में परसू को गिरफ्तार कर लेता है
और अपने साथ थाने ले आता है, उससे पूछताछ करने लगता है कि तुमने कल्लू की पिटाई क्यों करी थी, अपना जुर्म कबूल करना है, लेकिन वो साफ उसको मना कर देता है। अब होती है गिरफ्तारी। अब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय यह बताना ज़रूरी होता है कि आप उसको किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं और उसको भी ये अधिकार होता है कि ये पूछे कि आपको किस जुर्म में आप कर रहे हैं, आप ऐसे ही किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार इसलिए करती है ताकि उससे पूछताछ कर सके, ताकि उसके खिलाफ वो सबूत नष्ट ना कर सके और कोई दूसरा अपराध ना कर सके। इसलिए गिरफ्तारी सज़ा नहीं है, वो सिर्फ़ उसको पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर आते हैं। अब पुलिस थाने में भी आप किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते उसका जुर्म कबूल करने के लिए और उसी के आधार पर उसको सज़ा भी दी जाती है। अगर जुर्म कबूल करना वो तभी माना जाएगा जब कचहरी या मजिस्ट्रेट के सामने वो कबूल किया जाता है। मतलब आप पुलिस थाने में गिरफ्तारी अगर हो गई है तो ये यहाँ पर जुर्म की बात नहीं हो रही है। सिर्फ़ छानबीन करने के लिए ही या सबूत पेश करने के लिए कहा जाता है और कोई सज़ा नहीं दी जाती। कचहरी में सारे मामलों की सुनवाई होने के बाद ही मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो सज़ा को सुनाते हैं। अब बात आती है ज़मानत की। अब ज़मानत क्या होती है? अब थानेदार ने परसों को हवालात में तो बंद कर दिया। अब परसों ने थानेदार से कहा कि भई उसे छोड़ दिया जाए। थानेदार ने परसों को बताया कि अगर कोई आपकी ज़मानत ले लेता है तो उसको छोड़ा जा सकता है। ज़मानत से देने का मतलब है कि जिसके पास ज़मीन जायदाद है और तुम्हारी ज़िम्मेदारी ले सकता है, तो वह तुम्हारी ज़मानत ले ले तो तुम्हें घर दिए जाने जा सकता है। अब तुम्हारे पास ही कुछ ज़मीन जायदाद है तो तुम बॉन्ड भर सकते हो और जब भी तुम्हें थाने या कचहरी में बुलाया जाएगा, तब तुम आओगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी जो जायदाद है वो ज़ब्त कर ली जाएगी। अब परसों ने क्या बताया कि उसके पास 8 एकड़ ज़मीन है, उसने उस अपने लिए एक बॉन्ड भर दिया और थानेदार ने उसे ये भी बताया कि तुम्हारी कल पेशी है, तुम्हें कचहरी में आना पड़ेगा और तुम अपने बचाव के लिए वकील भी रख सकते हो। तो परसों जो था वो ज़मानत पर छूट गया और सभी जुर्मों पर अब लेकिन उसमें भी कुछ हर कोई जुर्म पर आपको ज़मानत नहीं मिल सकती। अब पेशी दर पेशी क्या होती है? वो कहते हैं ना कि भई तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख, वो वाली चीज़ है। अब कचहरी में मुकदमा शुरू हो गया और 1 साल तक पेशी दर पेशी चलती रही। इस दौरान दोनों पक्षों की गवाही सबूत पेश किए जाते हैं और हर पेशी पर परसू का वकील अपना फीस लेता रहा, आने-जाने का खर्चा, काम का नुकसान अलग। 1 साल बाद मजिस्ट्रेट ने अपना फैसला सुनाया कि परसू को 4 साल की कैद हो जाएगी। ठीक है? अब किसी भी केस में गवाही की बात को सुनना क्यों ज़रूरी होता है कि परसू फैसले से खुश नहीं था, भई उसको 4 साल की सज़ा हो गई। सेशन कोर्ट में अपील की जा सकती है। परसू की ओर से उसके वकील ने क्या किया, जिला का जो सेशन कोर्ट था उसमें अपील कर दी। इसके कारण जो जज था परसू की सज़ा उसने स्थगित कर दी और उसे तुरंत जेल नहीं जाना पड़ा। अब सेशन कोर्ट में मुकदमा चलता रहा। परसू और उसके गवाहों को भी हर बार आना पड़ा। कल्लू और उसके गवाहों को भी बाकी की पेशियों के लिए वकील ने सँभाली। 2 साल बाद सेशन जज ने फैसला दिया कि परसू की सज़ा कुछ कम कर दी गई है। अब फिर भी वो हताश क्या था, उसने वकील से पूछा कि क्या ये फैसला भी कहीं बदला जा सकता है? तो वकील ने कहा कि हमारा जो प्रदेश है उसका एक उच्च न्यायालय है, जो इलाहाबाद में है हाई कोर्ट, वहाँ अपील कर सकते हैं। अब परसों ने क्या करा, वकील को और फीस देकर बात हाई कोर्ट तक पहुँचा दी। अब हाई कोर्ट में अपील दर्ज कर ली और कुछ समय के बाद फैसला दिया गया और जो परसू था वो हाई कोर्ट में मुकदमा हार गया और उसे वही सज़ा काटनी पड़ी, जो सेशन जज ने दी थी और परसू को जेल जाना ही पड़ा। अब क्या होता है दीवानी और फौजदारी मामला क्या होता है? मतलब आपने देखा कि किस तरीके से आप पहले सेशन कोर्ट में और फिर उसके बाद हाई कोर्ट में किस तरीके से आप अपने मामले को ले जा सकते हैं। परसों जो था वो बहुत ज़्यादा दुखी था, वकील ने उससे कहा कि मैं इतने साल जेल में रहूँगा तो मेरी खेती का क्या होगा? या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अब कल्लू को कुछ पैसे दे दूँ और बात निबट जाए। वकील ने कहा कि अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुमने उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट कर ली थी और ये एक फौजदारी मामला था, अपराध है। मारपीट से संबंधित तो चोरी, डकैती, मिलावट, रिश्वत लेना, खतरनाक दवाएँ बनाना, ये सब फौजदारी मामले होते हैं। इनमें जुर्म अगर साबित हो गया, तो जेल तो जाना ही पड़ेगा। इसमें ज़मीन जायदाद के मामले में जेल की सज़ा नहीं होती। ये दीवानी मामले होते हैं। अब दीवानी मामले क्या होते हैं? परसू ने पूछ लिया। अब वकील ने कहा जब कोई भी ज़मीन जायदाद के झगड़ा या मज़दूर मालिक के बीच में मज़दूरी के झगड़े होते हैं या किसी के बीच में पैसे का लेन-देन, व्यापार आदि के झगड़े होते हैं, तो ये सारे दीवानी मामलों में दर्ज कराए जाते हैं। अब तुम्हारा मेड का झगड़ा था तो वो दीवानी उसमें मुकदमा चलाया जा सकता था। इसमें सज़ा कैद की सज़ा नहीं होती, जो नुकसान होता है सिर्फ़ उसी पर ही निपटारा हो जाता है। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने उसके साथ मारपीट कर दी। मारपीट कर दी तो ये दीवानी से फौजदारी मुकदमा बन गया।
तो इस केस में अब तुम्हें कल्लू से पैसे देकर छुटकारा नहीं मिल सकता है। ये वाली चीज़ उसने उसको बताई। लेकिन आप अगर हम बात करते हैं तो उच्च न्यायालय में ही खत्म नहीं हुई थी। भारत का जो सबसे ऊँचा न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर भी आपकी अपील की जा सकती है। अब न्यायपालिका की संरचना की बात करते हैं। भारत में न्यायपालिका का बहुत बड़ा महत्व होता है। कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका से ये बिल्कुल अलग होती है और ये अपना स्वतंत्र रूप से काम करती है। भारत में नीचे से लेके ऊपर तक सभी न्यायालयों की एक ही व्यवस्था में संगठित है। जिला न्यायालय जो हो गया, उसके ऊपर राज्यों के उच्च न्यायालय हैं और सबसे ऊपर जो होता है वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या है? देश के जितने भी सर्वोच्च अपील न्यायालय हैं जो दिल्ली में स्थित हैं, इसके निर्णय देश के सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है तो चाहे हाई कोर्ट हो गया, चाहे बाकी के और जितने भी कोर्ट हो गए, उन सबको ये चीजें फॉलो करनी होती है। अब इसके जो न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं, उनकी क्या योग्यताएं होती है? भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष का न्यायाधीश के पद पर वो कार्य कर चुका होना चाहिए, उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत कर चुका होना चाहिए और भारत के राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का विशेष ज्ञाता होना चाहिए, तो ही वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। अब इसका कार्यकाल क्या होता है? जितना भी न्यायाधीश होते हैं 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं, उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति इनके पद से हटा भी सकता है अगर कोई दोष आता है तो। उसके बाद होता है आपका सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार। और संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय को व्यापक अधिकारी प्राप्त हैं। कुछ मुकदमों की जो प्रारंभिक आपकी सुनवाई हो जाती है, विवादों के कारण उत्पन्न होते हैं, ये प्रारंभ यहाँ पर हो सकते हैं। संविधान का संरक्षण या उसकी वो व्याख्या भी करता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में अगर आप अपील करते हैं, तो वो आपका अंतिम अपील होता है। मतलब इसके ऊपर और कुछ नहीं है जहाँ पर आप अपनी सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है? इसके बाद आपका जो आता है, राष्ट्रपति द्वारा मांगने पर उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को कानूनी प्रश्नों पर परामर्श भी देते हैं और परामर्श देने से मना भी वो कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को स्वीकार करने के लिए ये बाध्य नहीं होता है। और दूसरा एक और चीज़ आती है, इसकी संसद में अगर कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है, तो उच्चतम न्यायालय उस कानून को असंवैधानिक घोषित करके रद्द भी कर सकता है। इसकी पावर इतनी होती है। अब उच्चतम न्यायालय बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली होती है। इसके निर्णय के बाद संसद में किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं होती है। मतलब होता है ना कि फुल एंड फाइनल, अगर डिसीजन हो गया तो उसके बाद नो मोर डिस्कशन। ये अपनी मानहानि करने वाले को दंड देने का भी इनको अधिकार होता है और सच्चे अर्थों में यही सर्वोच्च है। मतलब सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम ही है, वो वाली चीज़ है। उसमें कोई डिस्कशन नहीं होता है, डिसीजन सिर्फ एक फाइनल होता है। उसके बाद आता है आपका हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय राज्यों में शीर्ष न्यायालय, अगर हम स्टेट्स की बात करते हैं तो उनमें जो सबसे ऊँचा है वो उच्च न्यायालय आता है। भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय का जो अधिकार होता है वो क्षेत्र कोई राज्य विशेष या राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का एक समूह होता है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय हो गया। पंजाब और हरियाणा राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को भी अपने अधिकार क्षेत्र में रखता है। हमारा प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो इलाहाबाद में है। उच्च न्यायालय में भी एक मुख्य न्यायाधीश और बाकी और न्यायाधीश होते हैं। 62 वर्ष की आयु के बाद वो रिटायरमेंट उनका हो जाता है। उच्च न्यायालय न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इनके क्या-क्या कार्य होते हैं? मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, अधीनस्थ न्यायालयों से आए जितने भी विवाद होते हैं, कानूनों के अनुसार उन्हें फैसले देना, जनहित याचिकाओं पर फैसले सुनाना, अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करना कि बाकी सारे कोर्ट्स में चीज़ें सुचारू रूप से चल रही हैं या नहीं। ये हो गया। उसके बाद आता है आपका जिला न्यायालय। जिला न्यायालय हर जिले में होता है, जहाँ पर दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई होती है। जिला न्यायालय न्यायालय उस राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन होता है, मतलब हाई कोर्ट के अंडर में जिला न्यायालय आता है। और जिला न्यायालय के जो न्यायाधीश की नियुक्ति होती है वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मतलब उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उनके द्वारा की जाएगी नियुक्ति जिले के न्यायाधीश की। लोक अदालत भी इसमें आता है। हमारे देश में मुकदमों की संख्या जो है वो जरूरत से ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिसके कारण न्यायालयों पे जो कार्य का भार है वो बहुत बढ़ गया है और इनके मुकदमों को निपटारे में देर होती है और धन भी अलग ही खर्च होता है। तो लोक अदालतों की स्थापना की गई। समय-समय पर जिले स्तरीय उन सब में लोक अदालतें लगाई जाती हैं। दोनों पक्षों के मध्यम समझौता कराया जाता है, विवादों को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि विवाद क्या-क्या वो सुलझाती है, जैसे कि वाहन दुर्घटना मुकदमा हो गया, पेंशन संबंधी मुकदमे हो गए, समझौते, फौजदारी मुकदमा, बिजली, गृह कर, गृह ऋण इनसे संबंधित हो गए, उद्योग या बैंकों से संबंधित हो गए, भूमि अधिग्रहण संबंधी मुकदमे हो गए।
पारिवारिक हो गए, जितने भी उपभोक्ता संबंधी मुकदमे हो गए, इन सब के ऊपर चर्चा करी जाती है लोक अदालतों में। उसके बाद आपका आ जाता है परिवार न्यायालय। परिवार न्यायालय जो अधिनियम था 1984 के तहत बनाया गया था, विभिन्न राज्यों में परिवार न्यायालयों का गठन हुआ था। इनका जो मुख्य कार्य होता है वो विवाह संबंधी मामले हो गए, नाबालिग बच्चों के संरक्षण से संबंधित न्यायालय इनमें करे जाते हैं। दहेज देना कानूनी अपराध है। अब इसमें एक स्टोरी और कही गई है कि हाल ही में शादी हुई थी, बैंक प्राइवेट मैनेजर है, शादी में उन्हें फ्रिज, टीवी, एसी, कार बहुत सामान दहेज में मिला, लेकिन उसकी भाभी बहुत अच्छी है, बहुत प्यार भी करती है। उसने देखा कि शादी के कुछ समय बाद ही माँ और भाई ने दहेज मिलने की बात कहकर उसकी भाभी को परेशान करने लगे। भाभी के विरोध करने पर भाई ने उसे बहुत मार दिया। दुःख हुआ तो बड़ी-बड़ी शिक्षाएँ देते हैं और लालच में पत्नी के साथ मारपीट कर रहे थे। अर्पिता ने क्या करा, टीवी में देखा कि औरत के दहेज के खिलाफ पति और ससुराल वालों को ने मुकदमा कर दिया, तो सोचने लगी कि भाभी के ऊपर हो रहे जितने भी अत्याचार हैं, उसके ऊपर आवाज़ क्यों नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि वो शिक्षित है, नियम कानून के बारे में जानती है, फिर वो चुप क्यों रहे। तो अर्पिता ने अपनी भाभी को बचाने के लिए किया कि वो दहेज एक गलत प्रथा है और वो उसके ऊपर मुकदमा कर देती है। अब दहेज लेना या देना अपराध है, इसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है और इस अन्याय के खिलाफ आप लड़ सकते हैं। इसमें कम से कम 5 साल की सज़ा और कम से कम 15,000 या दहेज राशि जो दी है, उससे अधिक मूल्य का जुर्माने का भी प्रावधान है। उसके बाद इसमें आता है आपका उपभोक्ता अदालत। उपभोक्ता अदालत के सामान कोई भी आप सामान बेचते हैं या खरीदते हैं, इसकी गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी होती है, हेर-फेर हो गया है, तो इससे संबंधित आप इसमें ऊपर सुनवाई कर सकते हैं। अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब हुआ था? 1986 में पारित किया गया था, जिसमें ग्राहकों की शिकायत से संबंधित यहाँ पर मुकदमों को सुनवाई करी जाती है। इसके बाद आता है आपका जनहित याचिका। जनहित याचिका में क्या होता है कि खेती के लायक कुछ ज़मीन थी जिसके सहारे उच्च न्यायालय तक अपील का खर्चा उठाया, लेकिन दहाड़ी मज़दूर हो गए या किसान हो गए, गरीब जिनको इन अदालतों में जाना काफ़ी मुश्किल होता है, कागज़ी कार्रवाई की भी ज़रूरत पड़ती है, उसमें बहुत समय लगता है, आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए 1980 में सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका व्यवस्था लागू करी, जिसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है, तो अन्य व्यक्ति या संस्था उसके लिए उच्च न्यायालय या सीधे सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर सकती है और इसकी याचिकाएँ जो होती है पोस्ट कार्ड या आवेदन पत्र लिखकर भी करी जा सकती है। ठीक है? अब इसका जो श्रेय है वो जाता है जस्टिस पीएन भगवती को, जिन्होंने ये स्टैंड लिया कि इस तरीके का होना चाहिए। अब निःशुल्क सेवा प्राप्त करने योग्य व्यक्ति कौन-कौन से हैं? जैसे कि महिलाएँ हो गए, बच्चे हो गए, अनुसूचित जाति, जनजाति के सदस्य हैं, कारागार में रहने वाले व्यक्ति हैं, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक विनाश से पीड़ित लोग हैं, दिव्यांग हैं, मानव दुर्व्यवहार या बेकार सताया हुआ व्यक्ति है जिसकी वार्षिक आय ₹50,000 से अधिक ना हो। इन सबको निःशुल्क कानूनी सेवा प्राप्त हो जाएगी। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप सो आपको चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हमने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। इन तीनों चैप्टर्स से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इन तीनों चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से आप ज़रूर देखिएगा। चलिए और कोई अगर डाउट है आपको चैप्टर से रिलेटेड तो वो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।